जय हिंद दोस्तों। स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। आज के एमसीक्यू करंट अफेयर सेशन प्री सिक्योर मई 26 में हम लोग इन टॉपिक्स पे बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। अभी कल जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 हुआ उसमें भी प्री सिक्योर के कराए हुए कई क्वेश्चंस थे जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को मालूम है। बाकी लोगों की हम बात नहीं करेंगे। रेगुलर फॉलो करने वालों को काफ़ी हेल्प मिली एंड दैट इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग फॉर अस। इसलिए इस प्री सिक्योर को हम हमेशा कंटिन्यू इसी तरह करेंगे। आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इसमें पहला टॉपिक है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट। ये एक अपने आप में एक यूनिक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड में जो एनिमल्स हैं उनके हेल्थ के रिपोर्ट की बात कर रहा है। तो क्वेश्चंस यहाँ से कैसे आएंगे कि कौन सी एजेंसी इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है और इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं जो हमें अपकमिंग प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं या मेंस में भी। दूसरा क्या, ग्लोबली इंपोर्टेड एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। रिसेंटली ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम की एक नई लिस्ट जारी हुई है। तो हमें दो चीज समझना है कि ये जो न्यू ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है ये कौन कौन से नए इंक्लूजन हुए हैं, इंडिया में कौन कौन से ऐसे ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है और इसका मतलब क्या होता है एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का। एक तरफ तो एग्रीकल्चर दिख रहा है, दूसरी तरफ हेरिटेज की भी बात हो रही है। इसका मतलब एग्रीकल्चर को हम किसी भी रीजन के कल्चर से कनेक्ट कर रहे हैं, उस रीजन के रिच पास्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज समझना। देन राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। एडवांटेज आसाम की तरह राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जिससे ना सिर्फ आसाम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। एडवांटेज आसाम सेंट्रिक था ज़्यादा, और ये जो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट है दिस वुड कवर द एंटायर नॉर्थ ईस्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आर्सेनिक लेवल इन राइस एंड क्लाइमेट चेंज, कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से राइस में आर्सेनिक लेवल का प्रोपोर्शन बढ़ते जा रहा है विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इसको कैसे हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में समझ सकते हैं। और लास्ट होगा नीति आयोग का 10th नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीट जो कि अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुआ है। आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी के पिक्चर्स भी देखे होंगे डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स के हेड के साथ जो कि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में है। ठीक है, और फिर लास्ट में फिर मैं तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम्हें दूंगा जिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को तुम्हें प्रैक्टिस करना है। इवन बिटवीन द सेशंस भी आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट इशू करता है, रिलीज करता है। तो यहां पर ना हमारे पास चार ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं। देखो, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन है, FAO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। बात हो रही है वर्ल्ड एनिमल हेल्थ की। आंसर हमारा वैसे क्या है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल हेल्थ की बात करता है, WOAH, इसी ने ये वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट रिलीज किया है। आंसर तो हमें मिल गया। अब हम जरा इस रिपोर्ट की बात करें। अब डाउन टू अर्थ का ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख सकते हो। डाउन टू अर्थ गाइड सिविल सर्विसेज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप यूपीएससी प्रीलिम्स के कल के पेपर में भी देख सकते हो, यहाँ से ही ले लेकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे वो स्पाइडर वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, और भी कई क्वेश्चंस डाउन टू अर्थ को फॉलो करके पूछे जाते हैं। बाकी इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू तो है ही। सो हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम मालूम पड़ चुका है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसी ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है। रिपोर्ट का नाम है कि भैया एनिमल का जो हेल्थ है, एनिमल के हेल्थ को लेकर क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये रहा हमारा रिपोर्ट, ये रहा हमारा रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट। अब स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल रिपोर्ट का ह्यूमन पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इस रिपोर्ट को हम स्टडी करते हैं। पहले अगर हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखेंगे दैट दिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका फाउंडेशन 1924 में हुआ था, मतलब काफी पहले की बात है। इंडिया के साथ इसका क्या रिलेशन है ये मैं तुम्हें अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, दैट व्हाट इज इट्स रिलेशन विथ इंडिया। फिलहाल 1924 में इसका फाउंडेशन हुआ। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, WOAS 2022 में, जिसका पहला नाम हुआ करता था ऑफिस इंटरनेशनल डेस SPOG, ऐसा कुछ नाम था। हम उस पहले नाम के पीछे नहीं भागेंगे, हम WOAH नाम याद रखेंगे जो 2022 से ऐसा है।
पर्पस क्या है इसका? तो पर्पस है इंप्रूविंग एनिमल हेल्थ वर्ल्ड वाइड, कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में एनिमल के हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके। एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमारा WTO जो है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो जूनोसिस के लिए, जूनोसिस मतलब जूनोटिक डिजीज के लिए, इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करता है, या एनिमल के जो हेल्थ हैं उसके स्टैंडर्ड जानने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके रिपोर्ट पर बिलीव करेगा? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के रिपोर्ट पर बिलीव करता है। दैट्स वाई एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है। इंडिया के साथ रिलेशन की बात करें तो इंडिया इसका एक टाइप का फाउंडिंग मेंबर है, जो कि 1924 से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ के साथ है। 1924 से जब इसका फाउंडेशन हुआ था, तभी से इंडिया इसका मेंबर है। इवन आप देख सकते हैं कि नवंबर 2023 में इंडिया ने 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ WOH को न्यू दिल्ली में होल्ड किया था, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, न्यू दिल्ली में 2023 में ऑर्गेनाइज किया है। याद रखिए, फैक्ट्स भी थोड़ा पुराना है, 2023 का है, बट क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा है, 2 साल पुराना। बाकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ WOH जो है, वो एक वन हेल्थ अप्रोच को प्रमोट करता है। अब ये वन हेल्थ अप्रोच क्या है? तो वन हेल्थ अप्रोच देखो इस तरह से याद रखो कि चाहे वो एनिमल हो या चाहे वो हम इंसान हो, ह्यूमन हो, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर एनिमल का हेल्थ अच्छा रहेगा तो वो अगेन ह्यूमन के हेल्थ को भी इंपैक्ट करेगा भी, तो ह्यूमन का भी हेल्थ अच्छा रहेगा। एंड दैट्स वाई वन हेल्थ अप्रोच की बात की जाती है, जहां पे इंटरकनेक्टेडनेस है, जो एनिमल और ह्यूमन, और अब साथ में एनवायरमेंटल हेल्थ की बात कर रहा है। इंडिया के लिए तो रेलिवेंट है ही, क्योंकि हमारे यहाँ तो एनिमल्स अलग नहीं माने जाते हैं, हम गाय की गौ माता बोलकर पूजा करते आए हैं वैदिक पीरियड से। सो दैट्स वाई ये वन हेल्थ अप्रोच WOH का बड़ा इंपैक्टफुल है इंडिया के लिए, इसलिए इंडिया इसका मेंबर भी है प्री ब्रिटिश टाइम से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूली रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, कि यहाँ पे कुछ ग्लोबली एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है, 4 यहाँ पे आपको हेरिटेज सिस्टम दिए गए हैं और सामने कंट्री दिए गए हैं, उनको मैच करना है। ये क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम ग्लोबली, आप यहाँ देख सकते हो, ये FAO की वेबसाइट पे अपडेट किया गया है। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसके बारे में तुम पढ़कर मुझे FAO के बारे में बेसिक डिटेल्स क्या है ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। हम ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम को पहले समझते हैं, तब इस लिस्ट पर आएंगे। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम क्या है? तो एग्रीकल्चर की बात तो हो रही है, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से क्या होगा? हमें फॉडर मिलेगा, हम यहाँ पे लाइव स्टॉक मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री है वो भी कर सकते हैं। अब जब हम इसको किसी रीजन के पर्टिकुलर हेरिटेज से, किसी कल्चर से कनेक्ट करते हैं, जैसे एक हम बात क्या करते हैं, सपोज राइस का कल्टीवेशन है ना, राइस कल्टीवेशन कर रहे हैं। अब राइस कल्टीवेशन की कोई एक यूनिक मेथड जो कि सपोज आसाम में प्रेजेंट है, या सपोज नागालैंड में प्रेजेंट है, या सपोज बंगाल में प्रेजेंट है। अब राइस कल्टीवेशन की ये यूनिक मेथड आसाम, नागालैंड, बंगाल, बिहार, अब कतरनी राइस जो है वो बिहार में बड़ी पॉपुलर है, जोहा राइस जो है वो आसाम में बड़ी पॉपुलर है। तो इस राइस के कल्टीवेशन का अगर इन रीजन के कल्चर के साथ कोई रिलेशन है, जो कि इस रीजन के इकोसिस्टम को भी प्रमोट कर रहा है, इस रीजन के कल्चर को भी प्रमोट कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट कर रहा है, तो उसको हम एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम काउंट कर सकते हैं, काउंट। अभी तक रिकॉग्नाइज हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, इंडिया में भी कुछ चीजें हैं रिकॉग्नाइज, बट ये सारे नहीं होंगे, हम कर सकते हैं। हो सकता है आगे जाकर जोहा राइस कल्टीवेशन, कतरनी राइस कल्टीवेशन को भी रिकॉग्नाइज किया जाए, राइट। सो अब इसके हम फॉर्मल डेफिनेशन पे बात करें तो ये एग्रो डाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल नॉलेज, रेजिलिएंट इकोसिस्टम, कल्चरल हेरिटेज को कंबाइन करने की बात करता है। ये सपोर्ट करता है कि जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो कल्चरल लैंडस्केप को या जेनेटिक डाइवर्सिटी को, रूरल लाइवलीहुड को प्रमोट करेगा, वही जो अभी मैंने तुम्हें समझाया। इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च कब किया गया था गाइस? तो ये कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था 2002 में, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट जोहान्सबर्ग में 2002 में जो समिट हो रहा है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी टाइम ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम को भी लॉन्च किया गया। नोडल एजेंसी की बात करें तो अभी जिस एजेंसी की पिक्चर आपने यहां देखा, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वही इसकी नोडल एजेंसी है, वही इस इनिशिएटिव को मेंटेन लीड करने का काम करती है। इंडिया में ये 3 जो चीजें हैं, सैफ्रॉन हेरिटेज, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड कुट्टनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम, ये तीनों ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है इंडिया के लिए।
अब तुम मुझे बताओगे कि ये कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इंडिया के कौन से रीजन से रिलेटेड है, एंड कुट्टनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम इंडिया के कौन से रीजन से रिलेटेड है। ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क कीजिए। चलिए अब हम आंसर की बात करेंगे उस क्वेश्चन का। तो देखो रिसेंटली में 6 नए एडिशन हुए हैं, 6 न्यू। वो 6 में जैसे एक है डेकिंग पर्ल मुसेल फिशरी, मतलब पर्ल और फिशरी फार्मेशन एक साथ कहाँ, चाइना में। फूडिंग वाइट टी कल्चर, ये भी चाइना का। एंड गाओलेन पर ऑर्किड्स, पियर ऑर्किड्स, कहाँ का, चाइना का। सो चाइना से ये 3 न्यू एडिशन हुए हैं इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में। बाकी ब्राजील में एक एर्वामेट एग्रो फॉरेस्ट्री है। ये एर्वामेट एग्रो फॉरेस्ट्री बड़ी यूनिक होती है गाइज, पेड़ों की छांव में यहाँ पर फिर नए कल्टीवेशन किए जाते हैं। ऐसे स्पीसीज को उगाया जाता है जो कि पेड़ की छांव में अच्छे से ग्रो करे ताकि डायरेक्ट सनलाइट से दिक्कत नहीं हो। फिर मेटा पेंटले टेरेस मैक्सिको का, एंड लेजोरोइट सैंड फार्मिंग स्पेन का। ये एक्चुअली जब आप रेगुलर रिवाइज करोगे ना तो ये चीज़ याद हो जाएगी। एंड ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम तो मैंने समझा ही दिया है, उसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आए, इसका तुम आंसर मुझे बताओगे इस रीजन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, तो वो है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को देख सकते हैं जो एड्रेस कर रहे हैं, द हिंदू ने इसे कवर भी किया, नॉर्थ ईस्ट टू बी गेटवे फॉर ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, जितने भी स्टेट्स हैं, वो एक गेटवे का काम करेंगे साउथ ईस्ट के साथ ट्रेड करने में, ट्रेड को बूस्ट करने में। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यस इट इज करेक्ट, ये एकदम करेक्ट बात है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने ही इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है जी, कहां ऑर्गेनाइज किया था, अब ये प्लेस भी आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्या है, की फोकस सेक्टर ऑफ द समिट इंक्लूडेड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। अब इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो अपने टूरिज्म के लिए और अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल ये की सेक्टर होगा। एग्रो फूड प्रोसेसिंग, बिल्कुल, अभी हमने एग्जांपल भी लिया था। टेक्सटाइल, अब चाहे हम सिल्क टेक्सटाइल ऑफ आसाम की बात करें, या डिफरेंट टेक्सटाइल वर्क ऑफ नागालैंड की बात करें, या मेघालय की बात करें, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें। हेल्थ केयर, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इस पर फोकस करना जरूरी है। साथ में एजुकेशन एंड स्किल्स, आईटी एंड आईटीएस के बिना कुछ भी आगे पॉसिबल हो नहीं सकता, तो इसकी भी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स तो हमें चाहिए ही, तब जाकर हम ट्रेड को अच्छा और कर पाएंगे। एंड एनर्जी एंड एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स जो चीज़ें हैं, दिस थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इसमें कॉन्ट्रीब्यूट भी बड़े अच्छे से कर सकता है। इसलिए ये सारे इसके की फोकस सेक्टर्स हो गए, 2 भी करेक्ट है। The summit was held in Guwahati, Assam to showcase the investment potential of the north eastern region of India. अब नहीं, एक्चुअली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो ये समिट एक्चुअली कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, 1 and 2 आर ओनली करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, यही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मैंने आपके लिए समझा रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, आर्सेनिक लेवल इन राइस। कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, अगेन डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से राइस में आर्सेनिक का लेवल बढ़ता जा रहा है। राइस इज ए स्टेपल फूड इन ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो हम देखते हैं कि किस तरह से आर्सेनिक का लेवल इंक्रीज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। बोल क्या रहा है, हाउ डज क्लाइमेट चेंज पोटेंशियली इंपैक्ट आर्सेनिक लेवल। इट डिक्रीजेज आर्सेनिक लेवल इन राइस। अब जब आर्सेनिक लेवल को डिक्रीज ही करता ना, तो फिर कंसर्न की बात नहीं होती, गलत। It increases inorganic arsenic level due to rising CO2 and temperature, potentially leading to higher cancer and heart disease risk. इसके सही होने के चांसेस हैं, पर हम C और D भी पढ़ लें, हमेशा एग्जामिनेशन में ये करना है। It has no significant impact on arsenic levels in rice, गलत। It reduces arsenic absorption in rice, गलत। सी बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि भैया क्लाइमेट चेंज की वजह से सिंस CO2 का लेवल भी बढ़ रहा है सॉरी, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट्स वाई आर्सेनिक लेवल इंक्रीज होने के काफ़ी चांसेस हैं। एंड दैट आर्सेनिक लेवल इज एक्चुअली वेरी हार्मफुल। इससे कई टाइप के हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, वो लंग ब्लैडर कैंसर हो, डायबिटीज़ की बात हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात हो, जिससे एशियन कंट्री काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टेड होने वाली है। सबसे ज़्यादा हमारा पड़ोसी चाइना इंपैक्ट होगा इससे, सबसे ज़्यादा मोस्टली। हाँ, उसके बाद फिर इंडिया और बांग्लादेश का भी नंबर आता है, राइट। ये था हमारा आर्सेनिक लेवल और राइस कल्टीवेशन, जिसको हमने क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट किया था। अभी लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ रिपोर्ट में इस चीज को हाईलाइट किया गया था। सो डाउन टू अर्थ ने और बाकी न्यूज़पेपर ने कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का। ये नीति आयोग की मीट की बात हो रही है जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ है।
नीति आयोग के बारे में पहला क्वेश्चन क्या, पहला स्टेटमेंट क्या, नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नहीं, ये हमें याद रखना है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नीति आयोग इज नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो नीति आयोग कैसे बनी? एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी, एग्जीक्यूटिव एक्शन से। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या, वन ऑफ द मैंडेट्स ऑफ नीति आयोग, वन ऑफ द मैंडेट्स ऑफ नीति आयोग इज टू प्रोमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हाँ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो प्रोमोट करना ही है, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज को भी डेवलपमेंटल प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा। एकदम सही। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स, यूनियन टेरिटोरी जहां जहां पर भी लेजिस्लेचर है, एज वेल एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूनियन टेरिटोरी। करेक्ट, तभी तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा ना। से थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। यस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। 2, 3, 4 करेक्ट था। ये यहां पे नीति आयोग से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन। अब जरा अपने राइट साइड पे देखो स्क्रीन के, तो स्क्रीन के राइट साइड पर क्या है, यहां पर मैंने क्या लिखा कि चेयरमैन नीति आयोग के, एक स्क्रीनशॉट जो मैंने लगाया ऑफिशियल डाटा के साथ, नीति आयोग के चेयरमैन क्या है? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन बेरी। एंड नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। तो तुम्हारे लिए एक होमवर्क फिर से क्या हो गया, तुम मुझे बताओगे कि सीईओ का अपॉइंटमेंट और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, ये तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। आज के लिए आपके 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एक है हीट वेव, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हीट वेव से जूझ ही रहा था, हालांकि मानसून अभी अर्ली आ गया है। हीट वेव से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो आप ये क्वेश्चन मुझे बताओगे, ये मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। और दूसरा क्वेश्चन होगा BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, इनके सिद्धांत के ऊपर इन्होंने क्या बताया था कास्ट और इंडिया की एग्रेरियन इकोनॉमी के रिलेशन के बारे में। ये 2 क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कल हम लोग फिर से मिलेंगे प्री सिक्योर में नए करंट अफेयर्स MCQ के साथ। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, UPSC का प्रीलिम्स जैसा भी गया उसको लेकर परेशान नहीं हो, और अपकमिंग जो APSC प्रीलिम्स की तारीख आ रही है उसके लिए अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।